हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वंस अगेन इन दिस चैनल। देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर द हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करा था इंडेक्स और प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस द होल एक्ट विद यू और इसे हम कंप्लीट करेंगे इस आज की वीडियो के अंदर। और इसके साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2014 टू 2019 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस एक्ट से रिलेटेड, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू टाइप हो जाएगा वो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कोर्ट्स एक्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस एक्ट का, जो कि ये हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट है, इसका जो सेक्शन नंबर 1 बात करता है वो शोर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट की बात करता है, जिसके अंदर इस एक्ट का पूरा नाम है, जो कि प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं है, इसे गवर्नर की एसेंट मिली है क्योंकि ये स्टेट एक्ट है। तो यहाँ पर गवर्नर की एसेंट मिली है। उसे कब मिली है? 26 मई 1976, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इसका सेक्शन नंबर 1 बता दिया, ये होल ऑफ द हिमाचल प्रदेश पे एप्लीकेबल होगा। और अब मैं आपके साथ जो मेन प्रोविजंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, यहाँ पर है जो सेक्शन नंबर 2 है, जो कि डेफिनेशन क्लोज के बारे में बताता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन। अगर आपका प्रीवियस ईयर के अंदर 5 क्वेश्चन बनते हैं या 4 क्वेश्चन बनते हैं या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मर्जी वो कमीशन, जो हमारा HP कमीशन है, वो जितने मर्जी क्वेश्चन इस एक्ट से डाल सकता है। बट अभी तक का ट्रेंड है कि वो 5 क्वेश्चन पूछता है। तो अगर वो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस डेफिनेशन क्लोज से पक्का है कि इस डेफिनेशन क्लोज से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये डेफिनेशन क्लोज आपको लर्न कर लेनी है। देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, सिविल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट। देखिए, सिविल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर आपका एक सिविल कोर्ट है, ठीक है, एक सिविल कोर्ट है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पर आपका कोर्ट जो मैटर है पहली बार जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, उसकी जो लोकल जुरिडिक्शन है, उस लोकल जुरिडिक्शन को ही इन्होंने क्या कहा है, सिविल डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। तो मान लीजिए आपका, ये सोचिए कि ये आपका सिविल कोर्ट है, ये आपका सिविल कोर्ट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन का। तो इसके आसपास का एरिया, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आसपास का एरिया होगा इस कोर्ट के, इसको उन्होंने नाम दिया है सिविल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद वो क्या बात करते हैं, सेक्शन नंबर 2 का B बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज कौन सा होगा? उसके अंदर इंक्लूड होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो डीजे के अंदर ही इंक्लूड उन्होंने कर दिया है, डीजे के अंदर ही इंक्लूड हो गया है ADJ, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर ही इंक्लूड है ADJ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अगली डेफिनेशन आती है 2C। 2C के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यू ऑल नोज कि दिस इज द स्पेसिफिक एक्ट विच एप्लीकेबल टू द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट्स एक्ट पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जो सरकार या हम राज्य सरकार की बात करेंगे तो वो हम हिमाचल प्रदेश की ही राज्य सरकार की बात करेंगे, जो कि 2C में है। अब 2D के अंदर है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की बात भी हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को ही लेके करेंगे। तो अगर इस एक्ट के अंदर कहीं भी हाई कोर्ट का जिक्र होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल गैजेट, तो जो भी हिमाचल प्रदेश के राजपत्र के अंदर है वही हम ऑफिशियल गैजेट उसे कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। आगे है स्मॉल कॉज। देखिए, स्मॉल कॉज को क्या होगा कि अगर कोई मैटर है जिसका कॉग्निजेंस स्मॉल कॉज एक्ट 1887 के अंदर लिया गया है, तो उसको ही हम स्मॉल कॉज यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज एक्ट 1887 के अंदर लिया गया है, तो वही स्मॉल कॉज होंगे, ठीक है जी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन एम्फसाइज डैट कि दिस डेफिनेशन क्लोज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द PT पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको याद रखना है।
इस तरीके से हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर 1 जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम चैप्टर फर्स्ट पर आते हैं जो कि पार्ट नंबर 2 के अंदर है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट 2 है वो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 1 को लेकर। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, इसके अंदर 3 to 19 सेक्शन है, 3 to 19 सेक्शन है। चलिए हम अब इनको भी फटाफट देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर दिस। देखिए जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 हमारी बात करता है क्लासेस ऑफ कोड की। देखिए सबॉर्डिनेट ऑफ सिविल कोड की बात करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, सबॉर्डिनेट ऑफ सिविल कोड। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम क्लासेस लेकर आएंगे। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, इसके अंदर हम बेयर एक्ट पर नहीं जाएंगे, मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, क्रक्स बता रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आपके बात कर रहा है क्लासेस ऑफ सिविल कोड्स। देखिए इन्होंने कहा कि अगर आप क्लासेस ऑफ सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो स्मॉल कॉज पढ़े हैं, स्मॉल कॉजेस कोड पढ़े हैं, उनको आपने छोड़ देना है, उनको आपने नहीं लेना है स्मॉल कॉजेस कोड को। फिर हम क्या क्लासेस कैसे होंगी हमारी, देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो क्लासेस ऑफ कोर्ट में है वो आएगी डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद ये जो हम प्रीवियस वो लेंगे, उसके बाद आपकी सिविल जज जो आपका सीनियर डिवीज़न होगा, सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट आती है, और यहाँ पर लास्ट में जो आती है सिविल जज जूनियर डिवीज़न की आती है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हायरार्की कि आपका पहले सिविल जज जूनियर डिवीज़न, फिर सिविल जज सीनियर डिवीज़न, और आपका इसके अंदर क्या है डिस्ट्रिक्ट जज आगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर ही हमने क्या इंक्लूड करा है, एडीजे को भी इंक्लूड करा गया, जो कि हमारी डेफिनेशन कौन सी थी, 2 का बी था हमारा। ठीक है जी, आपको याद होना चाहिए 2 का बी हमें क्या कहता था, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता था, और डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर ही इंक्लूड होते थे एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ अगर हम सबॉर्डिनेट कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हायरार्की चल रही है तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, और आपका डिस्ट्रिक्ट जज आएगा, और डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर ही इंक्लूड होंगे एडीजे। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ आई एम फर्दर प्रोसीडिंग। तो अब देखिए सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 की बात अगर हम करें, सेक्शन नंबर 4 हमें बोलता है सिविल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिविल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, सिविल कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, सिविल डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है यहाँ पर। तो सेक्शन नंबर 4 हमें बोलता है सिविल डिस्ट्रिक्ट। अब इसका भी हम क्रक्स देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, सिविल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। चलिए जी, सिविल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, अब देखिए सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कहता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की मैंने आपको बताई थी, स्टेट गवर्नमेंट अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट की बात लें तो मैंने आपको कौन सा एक डेफिनेशन क्लोज जो हमने पढ़ा था उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट हम यहाँ पे एचपी की स्टेट गवर्नमेंट को लेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पूरे हिमाचल प्रदेश को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है किसके अंदर, सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसकी जो सिविल डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो लिमिट है उसे ऑल्टर कर सकती है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिसाइड कर सकती है कि कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिटरमाइन कर सकती है हेड क्वार्टर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेड क्वार्टर कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए इसका पर्पस क्या है, ये क्यों डिवाइड कर रही है, क्यों ऑल्टर कर रही है, क्यों नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर वो डिटरमाइन कर रही है, क्योंकि वो लोकेट करना चाहती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज के, कि आपके एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ बैठेगा वो आपको लोकेट करके बता रही है, इसलिए उसने डिस्ट्रिक्ट जो पूरे हिमाचल प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है। तो ये काम तो राज्य सरकार का ही होता है, तो राज्य सरकार ने क्या करा कि पूरे हिमाचल प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, और उसका ये पर्पस करने के पीछे पर्पस क्या था, क्योंकि एवरी एक्ट हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, तो उसके पीछे का क्या एक्ट था, उसने बताना था कि हमारा जो सिविल
जज है वो कहाँ पर लोकेट करेगा, उसके ऑफिसर्स कहाँ बैठेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस राज्य में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सपोज कीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका हिमाचल है, पूरा हिमाचल प्रदेश है ये। अब यहाँ पर राज्य सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है ना। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट जज को कहाँ ढूंढोगे, तो उसने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे हिमाचल प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, ठीक है। उसमें डिस्ट्रिक्ट में बांटने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट बांटने का पर्पस क्या था, उसने लोकेट करना था हेड क्वार्टर कि सिविल जज, जो सिविल जज है हमारा, डिस्ट्रिक्ट जजेस है हमारे, वो कहाँ बैठेंगे वो लोकेट करना था, इसलिए हमें यहाँ पर सिविल डिस्ट्रिक्ट में बांट दी, ठीक है जी। आगे देखिए जो सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 5 हमें कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करते हैं यहाँ पर। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस क्या है, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जजेस क्या है यहाँ पर, कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, देखिए डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी, मेन पॉइंट पर आते हैं, हमने यहाँ पे बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, मैं आपको क्रिस्प बता रही हूँ यहाँ पर, बिल्कुल इसका जिस्ट बता रही हूँ एकदम, कि आपको फटाफट हमने इसे याद करना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसे बेयर एक्ट पढ़ने बैठ गए, क्योंकि मैंने इसे पढ़ के ही आपको इसका जिस्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे, देखिए डिस्ट्रिक्ट जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने कंसल्ट करके हाई कोर्ट के से डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करें, तो उनको पोस्ट देने का काम, उन्हें पावर देने का काम कौन करेगी, हाई कोर्ट करेगी। अब तो उस एरिया के अंदर जो भी पर्सन जिसको वो अपॉइंट करा है स्टेट गवर्नमेंट ने विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन को पोस्ट देगी किस डिस्ट्रिक्ट में उसे भेजना है, और उसको एक या दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है या नहीं बनाना है, वो सब काम अब हाई कोर्ट करेगी। तो ये सेक्शन नंबर 5 के अंदर दे रखा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारी बात करता है एडीजे, जो आपकी बात कर रही थी मैं, एडीजे की बात कर रही थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का भी फंडा क्लियर है, इसकी अपॉइंटमेंट भी सेम स्टेट गवर्नमेंट करेगी विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट करेगी। बट इस एडीजे को लाने का पर्पस क्या है, एडीजे को लाने का पर्पस ये है कि जो बिजनेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज का है उसको आपने स्मूथली चलाना है, बिजनेस पेंडिंग है बिफोर द एडीजे, और उन्हें रिक्वायर है किसी एडीजे की जो कि स्पीडी डिस्पोजल कर सके, मतलब कि मैटर ये है कि आपके पास पेडेंसी ज़्यादा है तो आपने उसका स्पीडी डिस्पोजल करना है, तो इसलिए हमने एडीजे की पोस्ट बनाई है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जब भी काम का बर्डन होता है तो उस काम के बर्डन को कम करने के लिए हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस किसके, डिस्ट्रिक्ट जज के, और उसके पास जो पावर रहेगी, ठीक है, वो पावर सेम रहेगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जैसी है। और जो यहाँ पर डिस्चार्ज करने का फंक्शन है वो कौन उसे साइन करेगा, हाई कोर्ट भी कर सकती है और डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी कर सकता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसको जो पावर असाइन कर रहे हैं, जो फंक्शन असाइन कर रहे हैं वो कौन कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट जज की हायर अथॉरिटी कौन होगी, हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट सब पर कंट्रोल रखेगा, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इस सेक्शन के अंदर जो सेक्शन नंबर 5 है यही कुछ लिखा हुआ है। अब आता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 हमारी बात करता है असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डीजे टू एडीजे, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब कि आप असाइनमेंट जो हमने सेक्शन नंबर 6 में बात की थी कि कौन उनको पावर असाइन कर रहा है, हाई कोर्ट भी कर सकती है और डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी कर सकता है। बट वो कौन से फंक्शंस होंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को देगा। देखिए जब आपका कोई केस फाइल होता है, ठीक है, कोई अपील फाइल होती है, तो वो डीजे पर होती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डीजे आप वाला डीजे ना समझ लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज ही लीजिएगा उसे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी अपील फाइल होगी, केस फाइल होगी, वो क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होगा। तो वो काम जो होगा ना, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो फाइल होगा,
तो वो काम सीधा अब किसके पास जा सकता है, एडीजे के पास जा सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकता है। अगर किसी पर्सन को नहीं पता और उसने डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही वो सूट या केस फाइल कर दिया, अपील फाइल कर दी, तो क्या कर सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को असाइन भी कर सकता है। तो ये मेनली काम है कि जो केस फाइल रिसीव करना और उसको रजिस्टर करने का काम जो है वो हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है, किसके अंदर, सेक्शन नंबर 7 के अंदर। नाउ सेक्शन नंबर 8, अभी तक हमने किसकी बात करी, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करी और एडीजे की बात करी। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट जजेस की। सबऑर्डिनेट जजेस की बात करते हैं हम सेक्शन नंबर किसके अंदर, 8 के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो सबऑर्डिनेट जजेस होंगे वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से। अब उनके जो नंबर फिक्स करने हैं वो यहाँ पर फिक्स किए जाएंगे, कितने सबऑर्डिनेट जजेस होंगे। वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं उनके नंबर। अब 9, 10, 11, दिस इज 9, 10, 11, 12, देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा होगा, टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, ये हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी अगर आपने 2 का ए देखा होगा। तो वो कह रहा है सबसे पहले कौन सा होगा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा कौन, वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होगा उसको ही हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। अब देखिए ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड। अब यहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शन क्या हो गई सिविल कोड की, अगर सिविल कोड में मैटर आ रहा है, ओरिजिनल जुडिक्शन में मैटर आ रहा है, तो उसकी पावर, उसकी जुडिक्शन क्या होगी भाई, कितने तक मामला लेकर आप आओगे यहाँ पर, उसकी वैल्यू आपको बता दिए यहाँ पर 30 लाख रुपीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैटर है, द वैल्यू विच इज डज नॉट एक्सीड 30 लाख रुपीज़, द मैटर डज नॉट एक्सीड 30 लाख रुपीज़। तो पहले जो थी 10 लाख थी, बट नाउ द अमेंडमेंट इज मेड एंड नाउ द अब ओरिजिनल जुडिक्शन जो होगी है वो 30 लाख होगी है, ठीक है जी। ये आप देख लीजिएगा, अगर आपका पुराना बेयर एक्ट है तो उसके अंदर 10 लाख लिख रखी होगी, बट द अमेंडमेंट इज़ मेड इन 2022। तो यहाँ पर अब उसकी जो ओरिजिनल जुडिक्शन है वो सिविल कोड की वो कर दी गई है 30 लाख रुपीज़, ठीक है जी। अब आता है ओरिजिनल लिमिट ऑफ सिविल जज। देखिए ओरिजिनल लिमिट ऑफ सिविल जज की कितनी रहेगी, देखिए कोई सिविल जज अपॉइंट करा है तो उसकी ओरिजिनल लिमिट कितनी रहेगी वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसी पर्सन को अगर हमने सिविल जज की पोस्ट पे अपॉइंट करा है तो उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन कितनी रहेगी ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। देखिए एक पर्सन जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखता है और एक जुडिशियल वर्क भी देखता है। अगर आप रजिस्ट्रार की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखता है, जुडिशियल भी देखता है वो साथ ही साथ। तो अगर हम उसके लेवल को, उसका जो लेवल है अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज का दे देते हैं तो ये सब डिटरमाइन करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास रहेगी कि ओरिजिनल लिमिट ऑफ सिविल जज की कितनी रहेगी, ये हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट की हमने बता दिया आपको 30 लाख है, 30 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बट अगर हम ओरिजिनल लिमिट ऑफ सिविल जज की बात करें तो वो हाई कोर्ट के पास पावर है। अगर हम लोकल लिमिट की बात करें वो भी हाई कोर्ट ही डिटरमाइन करेगा, जो कि आपका नेक्स्ट सेक्शन है लोकल लिमिट ऑफ जुडिक्शन, वो भी आपका हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। नाउ सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 कहता है पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज विद द स्मॉल कॉज कोर्ट। देखिए यहाँ पर अगर कोई पावर इन्वेस्ट करने की पावर है सिविल जज को विद द स्मॉल कॉज कोर्ट की, तो यहाँ पर वो हाई कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी सिविल जज को स्मॉल कोज का कोर्ट भी दे सकता है जिसकी जुडिक्शन क्या है, जिसके जो मैटर है वैल्यू है वो सीड नहीं करनी चाहिए 2000 से, ठीक है। और वो विड्रॉ भी कर सकता है, ऐसे अगर वो पावर दे रहा है तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। अगर किसी को पावर देने की हाई कोर्ट के पास
पावर है तो वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। तो 2000 तक के मैटर आएंगे यहाँ पर, 2000 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, अप टू विच वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, ठीक है। तो स्मॉल कोर्स के कोर्ट असाइन कर सकता है हाई कोर्ट किसको, सिविल जज को, ठीक है जी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 हमें क्या कहता है, सेक्शन नंबर 14 हमें कहता है कि एक्साइज सिविल जज ऑफ जुडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग। देखिए जो आपका सिविल जज होंगे ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिक्शन को एक्साइज करेंगे कुछ मामलों के अंदर। वो मामले कौन से होंगे, जो हाई कोर्ट उन्हें जनरल और या स्पेशल ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ट्रांसफ़र कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को। वो कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कौन कौन से प्रोसीडिंग होंगी, जिसे हाई कोर्ट स्पेशल या जनरल ऑर्डर देकर किसी भी सिविल जज को कह सकता है कि आप इसके ऊपर कॉग्निजेंस लें। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ट्रांसफ़र कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट, जो भी उसके सबॉर्डिनेट जजेस होते हैं उनको। कौन से मामले होंगे, जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के मामले में आ सकते हैं, आपके गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जो 1890 का, वो मामले आ सकते हैं। आपके जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मामले हैं उनको भी क्या कर सकता है, ऐसे जो ये एक्ट हैं इनके जो मामले होंगे, इनके जो प्रोविजंस होंगे, इनके जो मैटर्स होंगे, वो क्या कर सकते हैं, जो सिविल जजेस हैं, वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न भी हो सकते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीज़न भी हो सकते हैं। तो उन मामलों को का जो दायरा होगा, उन मामलों को जब भी वो करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामलों को भी की तरह ही करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने जो उनको पावर दी है वो उसे विड्रॉ भी कर सकती है। विड्रॉ करके क्या करेगी, जो मामले वो दिए थे उन्हें सिविल जजेस को, वो मामले वो विड्रॉ कर सकती है। तो उनको वो हिमसेल्फ क्या कर सकती है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है या उसे ट्रांसफ़र कर सकती है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जो उसके अंडर है, जो उसके कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। तो ये थी हमारे सेक्शन नंबर 14 की बात, जो कि बात करती थी कि एक्साइज बाय सिविल जज ऑफ जुडिक्शन ऑफ दी, जब कब सिविल जज होंगे जो एक्साइज करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिक्शन। तो 3 मामले आपको बता दिए कि 3 एक्ट के अंदर वो क्या कर सकते हैं, मामले एक्साइज कर सकते हैं। दिस इज द सेक्शन नंबर 14। अब हम सेक्शन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 15 हमें यहाँ बता रहा है कि प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द कोर्ट। देखिए यहाँ सिंपल है, इसके अंदर आपने ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेंसी में नहीं जाना है। तो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि क्या प्लेस होगा, कि कौन सा कोर्ट कहाँ बैठेगा, ये हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अगला है कंट्रोल ऑफ द कोर्ट। देखिए कंट्रोल ऑफ द कोर्ट्स, ओवरऑल कंट्रोल क्या रहता है, हाई कोर्ट का रहता है, पर डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे उनका जो कंट्रोल होगा वो अपने सिविल कोर्ट्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो उनके जो, ठीक है, यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो कंट्रोल ऑफ द कोर्ट जो जनरल सुप्रीडेंस और द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट का रहेगा। अगर हम देखें तो जनरल सुप्रीडेंस कंट्रोल किसका रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा। पर डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो किसके ऊपर कंट्रोल रखेगा, लोकल लिमिट के अंदर जो भी उनके सिविल कोर्ट आएंगे उनके ऊपर वो कंट्रोल रखेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो क्या कहता है, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन। तो पावर टू डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन करने का क्या काम होगा, कौन उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखिए जो हमारा बिजनेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कोर्ट में बिजनेस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज ही करेगा, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट जज करेगा, रिटर्न ऑर्डर देखेगी कौन सा मैटर किस जज के पास जाएगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज ही देखेगा। अगर कोई भी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं देगा जो कि किसी जज की उसकी बियॉन्ड द जुडिक्शन के बाहर चला जाए वो मैटर, ऐसा कोई डायरेक्शन पास नहीं की जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई बिजनेस असाइन नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस मेन आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस को। यहाँ पर हाई कोर्ट का कोई वो नहीं है, यहाँ पर इंटरफेरेंस। यहाँ पर जब बिजनेस की बात आ रही है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज ही देख रहा है। सेक्शन नंबर 18 बात करता है, सेक्शन नंबर 18 बात करता है मजिस्ट्रियल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। देखिए जो हमारे जजेस होते हैं, ठीक है, अगर आप सिविल जज सीनियर डिवीज़न लीजिए, अगर सिविल जज जूनियर डिवीज़न लीजिए, उनके अंडर बहुत सारे ऑफिसर्स भी होते हैं। जैसे कि आप स्टेनो ले लीजिए, उनके और पियन जैसे कि होते हैं, ठीक है। तो
तो आप और ऑफिसर्स देख सकते हैं वहाँ पर होते हैं। तो उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? देखिए वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रियल ऑफिसर्स जैसे कि रजिस्ट्रार हो गए, यहाँ पर रजिस्ट्रार की हम बात करते हैं, ठीक है। अदर यहाँ पे वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, कहता है कि मजिस्ट्रियल ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर देन द सुप्रीडेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीडेंट जो होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीडेंट भी होते हैं, तो उनको छोड़ के, क्योंकि सुप्रीडेंट को अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट करता है। अगर दूसरे मजिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनको अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज ही करेगा, ठीक है। और जो सुप्रीडेंट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसे अपॉइंट हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। यही बात इसके अंदर बता रखी है, और कोई बात इसके अंदर नहीं बता रखी है। देखिए जब भी वो अपने मजिस्ट्रियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा तो एज पर द रूल जो भी हाई कोर्ट ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग करेगा, और प्रायर अप्रूवल ली जाएगी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर ये जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई ऑर्डर दिया है मजिस्ट्रियल ऑफिसर्स को बनाने का, इसको रिमूव या मॉडिफाई किया जाता है, रिवर्स या मॉडिफाई किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट का अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा जब भी मजिस्ट्रियल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट जज कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर अपने ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रियल ऑफिसर को, अदर देन द सुप्रीडेंट, बट अगर उसने किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर लिया है तो उसके जो ऑर्डर उसने दिए हैं उसको रिवर्स या मॉडिफाई करने का काम किसका रहेगा? वो रिवर्स और मॉडिफाई करने का काम रहेगा हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? रिवर्स या मॉडिफाई उसके ऑर्डर को कर सकती है अगर इस एक्ट के अंदर उसने कोई ऑर्डर पास किए हैं, इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर नहीं, इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 18 की पर्टिकुलर बात की जा रही है, ठीक है जी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19 के अंदर। दिस इज लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 का, जो कि बात करता है डेलीगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज पावर। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर है उसको डेलीगेट कौन करेगा? तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज ही अपनी जो पावर है प्रीवियस सेंशन ऑफ द हाई कोर्ट से लेकर अपनी जो पावर है वो किससे कर सकता है? सिविल जज को कर सकता है। तो यहाँ पर ये है कि जब भी अपनी पावर को डेलीगेशन करने की बात आएगी, तो जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी पावर को डेलीगेशन करेगा तो हाई कोर्ट की वो सेंशन लेगा पहले, उसके बाद वो किसी भी सिविल जज को अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। तो डेलीगेशन की पावर का सेक्शन कहाँ पर है? सेक्शन नंबर 19 के अंदर है। ये आपको मैंने बता दिया, ये एक आपको मैंने क्विकली बताया है। सेक्शन नंबर कहाँ से लेकर हमने 3 to 19 हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। ऐसे 1 to भी पढ़ लिए थे, 1 to 19 हमारे हो गए हैं। नाउ द चैप्टर नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। चैप्टर नंबर 2 भी विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपके साथ स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर हम एक बारी क्विकली रिवीजन लेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हमने देखने हैं। सेक्शन नंबर 20 और हमारा चैप्टर नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है 20 to 22 बात करता है चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे अपील की बात होता है। देखिए जो अपील होगी डिस्ट्रिक्ट जज की और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई फैसला दिया है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई फैसला दिया है तो उनकी अपील कहाँ जाएगी भाई? उनकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी। उनकी अपील कहाँ जाएगी? उनके जो गुरु हैं हाई कोर्ट है उनके पास जाएगी, ये आपको सबको पता ही है। तो उनकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना मैं आपको चाहती हूँ कि अगर कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई मैटर सुना है, कोई अपील गई है हाई कोर्ट में, ठीक है, चलो आपने बोल दिया कि डिस्ट्रिक्ट जो जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी अपील आप कर रहे हो हाई कोर्ट में। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई मैटर असाइन किया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है जी, और वो मैटर ऐसा था जिसपे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसीजन तो सुना दिया बट उसकी अपील नहीं जा सकती थी। अगर डिस्ट्रिक्ट जज सुनता तो उसकी अपील हाई कोर्ट में नहीं जा सकती थी। तो वो मैटर अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने सुना है तो उसकी अपील भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। दिस इज अ प्रोवाइजो आपको दे रखा है इसके अंदर, ठीक है जी। प्रोवाइजो में दे रखा है या मेन हेड में दे रखा है? मेन हेड में दे रखा है जी। सब सेक्शन 2 देखिए आप, प्रोवाइजो में नहीं है, सब सेक्शन 2 में ही दे रखा है कि अगर कोई मैटर एडीजे ने सुना है और उसकी अगर वो मैटर कौन सुनता? डिस्ट्रिक्ट जज सुनता और उसकी अपील हाई कोर्ट में नहीं जाती तो एडीजे की भी अपील हाई कोर्ट में नहीं जाएगी, ठीक है जी। ये था हमारा सेक्शन नंबर
20। अब 21 क्या कहता है? 21 कहता है कि अपील फ्रॉम द सिविल जज। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन भी हो सकता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन भी हो सकता है। तो 21 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अगर सिविल जज ने कोई मैटर जिसकी वैल्यू 20 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कोई मैटर 20 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो आपकी जो अपील जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। कहाँ जाएगी जी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी मैटर, ठीक है जी। कोई मैटर था, किसने सुना था? सिविल जज ने सुना था, 20 लाख से कम का मैटर था, एक्सीड 20 लाख से नहीं करा, तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी उसकी अपील। अगर कोई फंक्शन असाइन किया गया था एडीजे को, तो उसकी अपील देन एडीजे के पास जाएगी, ठीक है जी। अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इस अपील को आपने इस जज के पास देना है, तो उसके पास जाएगी अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट डिसीजन। अगर सिविल जज अदर केस में, मतलब कि 20 लाख के अदर मामले हैं, 20 लाख वाले मामले तो कहाँ चले गए? हमारे सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले गए हैं। अगर सिविल जज ने अदर देन अदर केसेस के अंदर, तो अब आप कहाँ अपील करोगे? हाई कोर्ट के अंदर करोगे जी, ठीक है जी। ये था इसके अंदर सेक्शन नंबर 21 के अंदर। अब सेक्शन नंबर 22 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 22 बात करता है ट्रांसफर ऑफ अपील। अगर क्या ट्रांसफ़र हो सकती है अपील? अब चलिए 21A भी देख लेते हैं। 21A कहता है कि पावर ऑफ चीफ जस्टिस टू ट्रांसफर द पेंडिंग सूट्स अपील प्रोसीडिंग टू द सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट। देखिए यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या कहते हैं कि अगर कोई मैटर है, इस एक्ट से आने से पहले हाई कोर्ट में कोई अपील सूट पेंडिंग था, तो हम उसको असाइन कर सकते हैं। जो हम नहीं, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट असाइन कर सकता है सबॉर्डिनेट कोर्ट को, और वो वैसे ही डील करेंगे जैसे उनके पास आया था, ठीक है जी, ओरिजिनली उनके पास आया। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 22 पर, जो कि बात करता है पावर टू ट्रांसफ़र टू सिविल जज अपील फ्रॉम अदर सिविल जज। मतलब कि एक सिविल जज से दूसरे सिविल जज को आप कर रहे हो, पावर ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये पावर किसके पास है कि एक सिविल जज से दूसरे सिविल जज को हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये पावर है मतलब कि डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है? विड्रॉ। अगर आपको एक तो पहले ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने मैटर, पहले तो मैटर ट्रांसफ़र कर दिया एक जज से दूसरे सिविल जज को, ठीक है, ये किसने करा है? डिस्ट्रिक्ट जज ने। वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, और विड्रॉ कर सकते हैं अपील, और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने आप भी सुन सकते हैं, या एक कोर्ट से जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर होता है उस कोर्ट को भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी बात होती है नाउ द सेक्शन नंबर 23। अब हम चैप्टर नंबर 3 पर आ गए हैं अपने। चैप्टर नंबर 3 इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट। तो चैप्टर नंबर 3 हमें बात करता है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस की बात करता है। सप्लीमेंट्री प्रोविजन में हम सेक्शन नंबर 23 देखेंगे, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। देखिए, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर का मतलब क्या है कि जब भी आपको पावर कन्फर की जाएंगी, जब भी आपको शक्तियाँ कन्फर की जाएंगी, या तो आपके नाम से की जाएंगी या आपके ऑफिस से की जाएंगी, बाय वर्च्यू ऑफ आइदर बाय द नेम और आइदर बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन ये देख रखी है, किसी भी पर्सन को की जाएगी, या तो उसको नाम से की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जूनियर डिवीजन ऐसे, या उसके ऑफिस से की जाएंगी, ठीक है जी। कन्फरिंग द पावर्स 23 के अंदर बात करता है। 24 के अंदर बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ पावर ऑफ द ऑफिस। ये दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको इसके अंदर किसी बार इसकी हेडिंग याद कर लेनी है कि कंटिन्यूएंस ऑफ पावर ऑफ द ऑफिस, ठीक है जी। 25 जो है वो बात करता है पिटीशन राइटर। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसका सेक्शन नंबर भी आपको याद रखना है कि पिटीशन राइटर। देखिए, हाई कोर्ट बनाएगा रूल कि डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन परमिटेड टू एक्ट एज अ राइटर, पिटीशन राइटर की कौन पर्सन क्या करेंगे, पिटीशन राइटर का एक्ट करेंगे, रेगुलेट करेगा लाइसेंस से रिलेटेड, ठीक है जी। ये हाई कोर्ट कर रहे हैं जी, पिटीशन राइटर का काम हाई कोर्ट कर रहा है। डिटरमाइन अथॉरिटी कि किस ब्रांचेस के रूल को हमने देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, पेनल्टी लगानी है, ये पिटीशन राइटर काम हाई कोर्ट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको उसका सेक्शन नंबर, उसकी हेडिंग याद कर लेनी है। थोड़ा बहुत इसके अंदर बता दिया मैंने जो उसके अंदर है।
उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 26 हॉलीडे कौन देखेगा, कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडे। देखिए जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हॉलीडे की बात करते हो तो आप हाई कोर्ट की देखेंगे, तो हाई कोर्ट से देखेंगे आप कि हाई कोर्ट ने कौन सा प्रिपेयर करा है कि इस साल में कितनी हॉलीडेज होंगी, तो हाई कोर्ट देखेंगे, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, अगर आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है जी। और जो ये लिस्ट होएगी वो पब्लिश की जाती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ठीक है जी। अब देखिए सील 27 इंपॉर्टेंट है। सील भी हाई कोर्ट के द्वारा ही बताई जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है कि किस डिज़ाइन की होगी, किस फॉर्म में होगी, वो सील तो वही कोर्ट, सारे कोर्ट वही यूज़ करेंगे। तो 26 हॉलीडे की बात करता है, 27 हमारी सील की बात करता है, 27A बात करता है अमेंडमेंट टू मेड बाय हिमाचल प्रदेश कोर्ट ओवरराइड अदर स्पेसिफिक लॉ, मतलब कि जो अमेंडमेंट होगी हिमाचल प्रदेश कोर्ट में वो ओवरराइड कर जाएगी अदर स्पेशल लॉ को, ठीक है जी। ये 27A बात करता है। अब आता है 28 टेम्परेरी वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो उसका काम कौन करेगा, क्योंकि हम तो मेन हेड किसे मान रहे हैं इस टाइम, डिस्ट्रिक्ट जज को मान रहे हैं। सारा का सारा मैटर किसके नाम पर हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर हो रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज है ही नहीं, उसकी टेम्परेरी वैकेंसी हो गई है, ठीक है, कोई जज साहब क्या है बीमार हो गए हैं, कुछ भी हो गया, टेम्परेरी वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरी की बात कर रहे हैं हम। तो 28 कहता है कि एडीजे बनाए हैं हमने, उनसे आप काम कराओ। अगर एडीजे नहीं है, ठीक है, चलो वो बात की बात मैटर है, अगर एक से ज़्यादा एडीजे हैं, ठीक है, एडीजे से काम कराओ। अगर एक से ज़्यादा एडीजे हैं, 1 और मोर एडीजे हैं, तो उस रैंक फर्स्ट रैंक उनमें से जो रैंक फर्स्ट है उससे वो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट जज होगा। फिर वो कहते हैं कि अगर एडीजे की पोस्ट है ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो कहते हैं सिविल जज जो हैं उनमें रैंक फर्स्ट। अब देखो रैंक का मामला यहाँ आता है, जो हम कहते हैं ना कि हमने अपनी जुडिशरी के अंदर रैंक लेकर आनी है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस आती है रैंक की। तो फर्स्ट रैंक जो होगा उसके अंदर से जो सिविल जज के अंदर होगा उनको क्या वो एक्ट करेगा, सिविल जज का एक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है जी। 28 बता दिया। 29 जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी सेक्शन नंबर 29, ये था भाई मेंस का क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है जी, 10 मार्क्स में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में। तो पावर टू मेक रूल्स, देखिए यहाँ पर अगर हम इसे पीटी पॉइंट से बात करते हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है, बट ये मेंस के लिए पूछा गया तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी पावर कौन कौन से मैटर में हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है। देखिए सुपरविजन कर सकती है अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट पर, वो वहाँ पर विजिट कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, ठीक है, इससे रिलेटेड मैटर पर वो रूल्स बना सकती है। ट्रांसलेशन ऑफ एनी पेपर की, एक पेपर की ट्रांसलेशन कैसे होगी, क्या क्या लिखा जाएगा, वो ट्रांसलेशन ऑफ पेपर से रिलेटेड रूल्स बना सकती है हाई कोर्ट। फी चार्ज फॉर द प्रोसेस, देखिए प्रोसेस फीस होती है, कितनी चार्ज की जाएगी वो हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है। कोई भी कोर्ट है उसके जो अंडर है डिस्ट्रिक्ट जज है या जूनियर डिवीज़न है, सीनियर डिवीज़न है, उनके नीचे जितने भी कोर्ट आ रहे हैं तो वो किस तरीके से अपने रिकॉर्ड को रखेंगी, कैसे रिकॉर्ड, मतलब कि जो सिविल प्रोसीडिंग है उनकी रिकॉर्ड की जाएंगी, उसके रिकॉर्ड्स को कैसे रखा जाएगा, इससे रिलेटेड सारे के सारे मैटर हाई कोर्ट बना सकती है। और ऑल अदर मैटर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, मतलब कि जो ऑफिसर्स कौन कौन होंगे कोर्ट्स के, इससे रिलेटेड मैटर भी क्या कर सकती है, हाई कोर्ट बना सकती है। दिस इज द सेक्शन नंबर 29 एंड सेक्शन नंबर 23 इज द रिपील। और इस तरीके से हमने ये एक्ट को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। और चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं न्यू एक्ट के साथ। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा एक्ट मैं स्टार्ट करूं। ऐसे तो हमने सारे ही एक्ट करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बाय, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।